निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। धीर गंभीर व्यक्ति के लक्षणों को बताने वाले नीतिपरक श्लोक के साथ आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन सुप्रभातम कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। सुप्रभातम की आज की यात्रा में हम भी धीर पुरुष की तरह बिना देर किए प्रारंभ करते हैं आज के इस अंक को। संसरणशील इस संसार में प्रतिक्षण अलग अलग कार्य व्यापार करते हैं। काल चक्र का ज्ञान जिसमें हमारा सहायक रहता है। कब, क्या और क्यों करना है, इसके सही ज्ञान और सर्वथा सनातन संज्ञान के लिए देखते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं आज के तिथिवार एवं नक्षत्रादि को। पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बृहस्पतिवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कहते हैं उत्साही व्यक्ति कर्मशील बन जाता है और अपने सभी कार्यों को सकारात्मक ऊर्जा के साथ करता है। उत्साह तथा ऊर्जा के साथ किए गए कार्य ही वस्तुतः लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं और इसी भाव को बता रहा है हमारा आज का सुभाषित। अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलं जन्तोः कर्म यच्च करोति सः। उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य को निरंतर कर्मशील रहने की प्रेरणा देते हैं। यही अटूट उत्साह व्यक्ति के उन सभी प्रयासों को सफलता तक पहुंचाता है जिन्हें वह पूर्ण करने का संकल्प लेता है। Enthusiasm and positive energy inspire a person to remain consistently active in their actions. This unwavering enthusiasm leads all those efforts to success which a person resolves to accomplish. प्राचीन काल से ही आज तक हमारे समाज में नृत्य और संगीत का विशेष महत्व रहा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और मणिपुरी आदि हमारी समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं और इन्हीं में से एक प्रमुख नृत्य है कथकली। दुनिया भर में प्रसिद्ध कथकली की भव्यता ने केरल को विशेष पहचान दिलाई है। आइए हमारी इस खास रिपोर्ट में जान लेते हैं कथकली नृत्य के बारे में विस्तार से। भारतीय नृत्य को प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी देखने को मिलते हैं। इन्हीं भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है कथकली, जिसे दक्षिण भारत में ही बेहद पसंद किया जाता है। कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटक की शैली से संबंधित है। इसका विकास 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारतीय राज्य केरल में हुआ था। कथकली शब्द का शाब्दिक अर्थ है कथा नाटक है। कथकली शब्द दो मलयालम शब्दों कथा अर्थात अर्थ कहानी और कली अर्थात अर्थ नाटक का एक संयोजन है। शास्त्रीय नृत्यों की तरह कथकली में हाथ के इशारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कथकली नृत्य 5 विशिष्ट पहलुओं का एक मिश्रण है। नाट्यम यानी चेहरे के भाव का प्रतीक है। नृत्यम ताल और शरीर के विभिन्न भागों के संचलन का प्रतीक है। नृत्यम हाथ के इशारों का प्रतीक है। गीत
गीत यानी मुखर संगत का प्रतीक है। वाद्यम, वाद्य यंत्र। कथकली भारत का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रूप है और भारतीय रंगमंच के सबसे जटिल रूपों में से एक है। यह कला की एक कहानी नाटक शैली है और नर्तकियों के विस्तृत रंगीन मेकअप एवं वेशभूषा इसे अन्य शास्त्रीय नृत्य रूपों में से भिन्न बनाती है। भारत की सभी शास्त्रीय नृत्य कलाओं की तरह कथकली भी विचारों को व्यक्त करने के लिए संगीत, नृत्य और हाथ और चेहरे के हाव भाव को एक साथ जोड़ता है। यह नृत्य रूप आटकथा नामक नाटकों की प्रस्तुति है जिसमें मणिप्रवालम भाषा का उपयोग किया जाता है, जो संस्कृत और मलयालम भाषा का मिश्रित रूप है। कथकली महाभारत, रामायण और पुराणों के प्राचीन ग्रंथों के धार्मिक विषयों पर आधारित है। यह आमतौर पर पुरुष नर्तकियों द्वारा ही किया जाता है। महिला पात्रों को चित्रित करने के लिए पुरुष स्वयं महिलाओं की पोशाक पहनते हैं। हालांकि हाल के दिनों में महिला कथकली नर्तक भी प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें भक्ति, नाटकीयता, नृत्य, संगीत, वेशभूषा और श्रृंगार के समन्वय से दर्शकों के लिए एक दैवी अनुभव का सृजन होता है। यह अतीत की कहानियां सुनाती हैं, खासकर भारतीय महाकाव्यों की, और अपने प्रदर्शन की बारीकियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इसमें होठों का हर कंपन, आंखों की भंगिमाएं या उंगलियों की मदद से बनाई गई मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वेशभूषा यानी कॉस्ट्यूम भव्य, रंगीन और विविधतापूर्ण होते हैं और चेहरे पर अनेक तरह के रंग लगाए जाते हैं। वेशम या मेकअप 5 प्रकार के होते हैं: पच्चा, कत्ती, ताड़ी, करी और मिनुक्क। कथकली की भव्यता और शान कुछ इसकी सज्जा और श्रृंगार के कारण होती है, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है किरीटम, सिर के ऊपर की विशाल सज्जा, और कंचुकम, बड़े आकार का अंग वस्त्र, और एक लंबी लहंगा जिसे कुशन की मोटी गद्दी के ऊपर पहना जाता है। कलाकार अपने प्रदर्शन में पूरी तरह डूब जाते हैं। कथकली कलाकार मुद्रा के जरिए अपनी विचार अभिव्यंजना को व्यक्त करता है। इसके लिए कलाकार का एक सुव्यवस्थित संगीत भाषा का उपयोग करता है, जो हाथ की मुद्राओं की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हस्तलक्षण दीपिका पर आधारित है। कथकली की उत्पत्ति कुटियाट्टम, कृष्णनाट्यम और कलिरिप्पयट्ट जैसे अन्य कला रूपों से मानी जाती है। केरल कला मंडलम को पारंपरिक रूप से कथकली के प्रशिक्षण के अग्रणी केंद्रों में गिना जाता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक हमारे समाज में नृत्य संगीत को विशेष महत्व दिया है। भारत के विविध शास्त्रीय नृत्यों की अनवरत शिष्य परंपराएं हमारी इस सांस्कृतिक विरासत की धारा को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित करती रहेंगी। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वयं एवं समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा परम धर्म है और इसी कर्म में आपका सहयोग करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य रक्षण के विभिन्न उपायों को हम दिखाते हैं। तो चलिए प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारे विशेष सेगमेंट योग 360 में। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सुबह उठते ही कमर में दर्द, लंबे समय तक बैठने के बाद अकड़न, तो कभी चलने फिरने में परेशानी। अगर ये सब आपको जाना पहचाना सा लगता है तो आज का ये सेगमेंट आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क की। क्या आप दिन में 5-6 घंटे से ज्यादा लगातार बैठते हैं? तो हो सकता है कि आप स्लिप डिस्क के खतरे के करीब हो। आज हम इस खतरे को समझेंगे और इसे दूर करने के उपाय जानेंगे। स्लिप डिस्क की समस्या कई लोगों को परेशान करती है और अचानक व गंभीर पीठ दर्द का कारण बनती है। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है, जिन्हें वर्टिब्रा कहते हैं। इन हड्डियों के बीच में नरम कुशन जैसी डिस्क होती है, जो झटकों को सहन करती है और हमें झुकने, घूमने और चलने में सहायता करती है।
जब इनमें से कोई डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है या बाहर की ओर उभरने लगे तो उसे स्लिप डिस्क कहा जाता है। इस स्थिति में डिस्क अपनी आसपास की नसों पर दबाव डालती है, जिसके कारण दर्द, झंझनाहट या सुनपन, मांसपेशियों में कमजोरी, कभी-कभी चलने फिरने में भी समस्या हो सकती है। कुछ सरल प्राकृतिक उपाय स्लिप डिस्क की समस्या से राहत और बचाव में उपयोगी हैं। लंबे समय तक बैठना आदत मत बनाओ, बीच-बीच में उठकर शरीर को थोड़ा चलाओ। नियमित योग और हल्का व्यायाम स्लिप डिस्क की समस्या में देगा आराम। जब आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है जिस वक्त, उस वक्त कौन से अभ्यास आपकी इस डिस्क को वापस लाने का काम करते हैं, वो हम आज सीखेंगे। स्लिप डिस्क जिनको भी है वो कभी भी चौकड़ी मारकर पद्मासन में क्रॉस लेग्ड पोजीशन में नहीं बैठेंगे, ये उनके दर्द को बढ़ा सकता है। जब भी बैठेंगे या तो वज्रासन में, या फिर इस तरह से एक तरफ पैर कर या फिर इस तरह से एक तरफ पैर करके, पर कमर पर स्ट्रेन डालने वाला पोजीशन नहीं लेंगे। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि कोई भी जर्क नहीं आना चाहिए। अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में भी, योगाभ्यास में भी झटका कोई भी नहीं आए, नीचे से झुक के एकदम से सामान नहीं उठाना। अभ्यास में आप लेंगे मुक्त मेरु आसन का अभ्यास। मुक्त मेरु यानी मेरुदंड, स्पाइन मुक्त, उसको ढीला छोड़ना है। तो ऐसे वज्रासन में बैठे और इस तरह से हाथों को टिका दिया और ढीला छोड़ दीजिए, बस इतना सा काम करिए। फिर इसको थोड़ा सा खिसका के आगे ले गए, फिर यहाँ ढीला छोड़ दीजिए। यानी हम झुक नहीं रहे, सिर्फ हम मेरु को, स्पाइन को ढीला छोड़ रहे हैं। इसे और आगे ले जा सकते हैं, हिप्स को भी उठा लिया और दोनों एल्बोज को जमीन पर टिका दिया, यहाँ रुक जाइए। बड़े सुगम कर रहे हैं, इससे आपको कमर में बहुत आराम मिलेगा। यानी इस स्थिति में रुके तो सर्वोत्तम, और अगर इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो इस स्थिति में भी रुक सकते हैं। अगला अभ्यास जो आपको लेना है वो है कटी चक्र का अभ्यास। कटी चक्र का अभ्यास आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके अभ्यास के लिए हम इस तरह से बड़े आराम से, सुगमता से कमर के बल लेट जाते हैं। जब आप कमर के बल लेट जाएंगे तो दोनों हाथों को की फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के नीचे टिका दीजिए। दोनों एल्बो जमीन पर आपके चिपके रहेंगे थ्रू आउट प्रैक्टिस। और जो आपके पैर हैं उनको आप इस तरह से फोल्ड कीजिए। देखिए, हम आपको पैरों की स्थिति दिखा रहे हैं कि वो आपके हिप्स को छू जाएं। अगर आपके पैर हिप्स को नहीं छू पाए, यहीं तक आ पाए, तो आप यहीं रखिए, लेकिन थ्रू आउट प्रैक्टिस दोनों घुटने आपस में मिले रहेंगे, दोनों पंजे आपस में मिले रहेंगे। तो इस स्थिति में आप आ जाए। अब हाथ आपके सर के नीचे आ चुके हैं। सांस भरते हुए पैरों को बाईं तरफ ले जाना, गर्दन को दाईं तरफ, जितना आसानी से ले जा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस ले आएंगे। सांस भरते हुए दूसरी ओर इसी प्रक्रिया को दोहराना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। पैर को घसीटते हुए ही वापस लेकर जाएंगे। इस पूरी प्रैक्टिस को आप 5 से 6 बार तक रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जब बैठेंगे तो सीधा नहीं बैठना कभी भी। जिनको भी स्लिप डिस्क है, हमेशा करवट लेंगे और फिर अपने आसन में बैठना है। ये बहुत सुगम सा अभ्यास आप नियमित रूप से करिए। जो प्रिकॉशंस बताई गई उनका ध्यान रखिए। कमर पर मत दो ज्यादा भार, वरना ये दर्द रहेगा बरकरार। स्ट्रॉन्ग स्पाइन, स्ट्रॉन्ग लाइफ, ये डाइट करेगी स्लिप डिस्क के पेन से फाइट। स्लिप डिस्क में जो बेसिक कंप्लेंट होती है वो बैक पेन की होती है, तो इसमें हम पेशेंट को लेग्जेटिव या फिर वात अनुलोमक आहार लेने के लिए बोलेंगे। चंद्रचूर की आप पायस बना के ले सकते हैं, पायस मतलब कि खीर। इसके अलावा आप रात में अंजीर, 1 से 2 अंजीर रात को भिगो के सुबह सुबह खाली पेट उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो मखाना होता है, मखाने को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके उस पर सिंधा नमक डाल के उसको आप हेल्दी स्नैक्स की तरह ले सकते हैं। रात को सोते टाइम दूध के अंदर 1/4 से आधा चम्मच तक देसी घी डाल के रेगुलर अगर इसका सेवन करेंगे तो जो पेन है और जो पेट है वो हमारा दोनों ही मैनेज हम उसको ईजिली कर सकते हैं। दर्द के लिए जितना भी हल्दी होता है, लहसुन होता है, उसको आप रेगुलर इस्तेमाल करें। हल्दी को आप अपने रेगुलर मील के अलावा भी दूध में, उबले हुए दूध में 1/4 चम्मच तक डालकर रात को सोते टाइम लेंगे तो आपको पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जितने भी हमारे नट्स हैं, वॉलनट्स है, आलमंड्स है, इसको रात को भिगो के सुबह उसको पील करके हमें रेगुलरली लेना है। अपने आप को पूरा हाइड्रेटेड रखना है। तो गर्मियों का सीज़न है तो नारियल पानी का आपको अच्छे से सेवन करना है। तिल हमारी जो बैक पेन है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तिल को हम क्या कर सकते हैं, पाउडर बना के
5 चम्मच तक आप दूध के साथ डेली इंटेक कर सकते हैं। इसके अलावा रात को भिगो के हम सुबह भी उसको खाली पेट 1 चम्मच तिल को ले सकते हैं। राजगिरी जिसको हम एमरैंथ बोलते हैं, उसका लड्डू बना के आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपको काफ़ी जो है उसमें पेन में और इन्फ्लेमेशन में हेल्प मिलेगी। जितना भी हमारा सॉल्ट, शुगरी, स्वीट आइटम्स है, इनको हम टोटली अवॉइड करेंगे क्योंकि ये हमारी बॉडी में पेन को, कॉन्स्टिपेशन को इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा जितना भी हमारा फाइन या रिफाइंड चीज़ें हैं जैसे कि मैदा, जो बहुत सारी चीज़ों में आजकल हम यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल ही नहीं खाना है। इसके अलावा जितना भी पेन को एग्रीवेट करने वाले आइटम्स हैं जैसे कि मटर, गोभी, राजमा, छोले, चना, इसको हम कम से कम मात्रा में सेवन करेंगे। जितनी भी सब्जियां जैसे लौकी है, तोरी है, टिंडा है, परवल है, ये हमारे जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में हेल्प करेगी। मोरिंगा जिसको हम शिगरू या शहीजन बोलते हैं, वो हमारे पेन को मैनेज करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और जितना भी हमारा बेरीज़ होती हैं, ब्लूबेरीज़, तो वो हमारे इन्फ्लेमेशन को या एंटीऑक्सीडेंटिव उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है, तो पेन मैनेजमेंट में वो काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। दर्द को मत करो नजरअंदाज, वरना बढ़ती जाएगी मजबूरी। अगर पानी है स्लिप डिस्क से राहत, तो ये औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय हैं जरूरी। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें जो वर्टेब्राज होती है उनके बीच में एक गद्दी होती है, वो जब कंप्रेस हो जाती है तो बल्स बाहर निकल आती है और वहाँ से जो नसें निकल रही हैं वो नस कई बारी उसमें दब जाती है, तो जो भी नस का पूरा रूट होगा उसमें पेन होता है। कारण क्या है? अगर आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो वात का प्रकोप है, वात दोष जो होता है। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि अपच यानी कि इंडाइजेशन भी इसका कारण होता है। योगराज गुग्गुल है, महायोगराज गुग्गुल है, त्रयोदशांग गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल बहुत अच्छा काम करते हैं। अश्वगंधा आप सेवन कर सकते हैं, वो भी हमारी नसों को भी मजबूत करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। दशमूल का काढ़ा वात शमन के लिए बहुत लोग प्रयोग करते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और पंचकर्म की चिकित्सा इसमें बहुत फ़ायदा करती है। कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती या फिर जो है पत्रपिंड पोटली, जिसको पोटली मसाज हम बोलते हैं, उससे स्वेदन किया जाता है। नाड़ी स्वेद, लोकल स्वेद करते हैं। इंटरनल इसमें कई प्रकार की बस्ती दी जाती है। आयुर्वेद में स्लिप डिस्क का बहुत अच्छा उपचार है। आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आप स्लिप डिस्क से परेशान हैं तो एक अच्छे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से अवश्य कंसल्टेशन लें। बैठते या खड़े होते समय पोस्चर का ध्यान रखना, भारी सामान उठाते हुए सावधानी रखना, नियमित व्यायाम करना, अपने वजन को नियंत्रित रखना, पौष्टिक आहार का सेवन और सावधानी रखना स्लिप डिस्क की समस्या से बचाव में उपयोगी हैं। तो आज आपने जाना मुक्त मेरु आसन का अभ्यास, कटी चक्र का अभ्यास, कोई कार्य या योग अभ्यास के समय रीढ़ पर तनाव या झटका न आए, स्लिप डिस्क से राहत में उपयोगी है योग। चंद्रशूर की खीर बनाकर खाएं, भीगे हुए अंजीर व बादाम सुबह खाना उपयोगी है। मखाने को हल्का भूनकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर खाएं। वात वर्धक भोजन का सेवन न करें। स्लिप डिस्क की समस्या में गुगलू का प्रयोग लाभकारी है। अश्वगंधा से नसों में मजबूती आती है। दशमूल काढ़ा वात शमन में लाभकारी है। कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती लाभकारी है। आलस छोड़ो, एक्टिविटी बढ़ाओ, स्लिप डिस्क को दूर भगाओ। थोड़ा व्यायाम, थोड़ी समझदारी, बचाव होगा स्लिप डिस्क से, समस्या दूर होगी सारी। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। और सुप्रभातम कार्यक्रम के हमारे विशेष सेगमेंट योग 360 में स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से जानने के बाद कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं ना जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज़, जल्द लौटेंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH।
विराम के पश्चात पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय हो चला है संस्कृत पाठशाला का। यशस्वी भव या भवः, विजयी भव या भवः, क्या है शुद्ध प्रयोग? आइए जान लेते हैं संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में। नमोस्तु सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः। संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं करोमि। अहमेश नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला में अब तक आप संस्कृतानुरागियों ने विशेष रूप से जाना है साधारण शब्दों की शुद्धता और अशुद्धता को, पर आज हम बात करेंगे एक क्रियार्थक शब्द की जिसे हम संस्कृत में धातुपद भी कहते हैं। एक धातुपद या क्रियापरक शब्द है भव, जिसे हम साधारणतः भवः इस रूप में अशुद्ध लिखा पाते हैं, और इसी अशुद्ध रूप से प्रभावित होकर हम में से कई जो सामान्य रूप से संस्कृत के भव शब्द से परिचित नहीं होते, वे भवः या अशुद्ध रूप भी भव के स्थान पर भी बोल जाया करते हैं। देखिए, भव का अर्थ है हो या हो, जबकि भवः का अर्थ संसार या स्वयं भगवान शिव यह होता है। हम इन दोनों अर्थों को वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से भी समझ लेते हैं। स्वस्थः भव अर्थात स्वस्थ हो या हो, ऐसे ही भवः इत्येतेन शंकरः कथ्यते, अर्थात भव इस नाम से शंकर को कहा जाता है। तो भव और भवः इन दो शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ को जानकर अब आप समझ चुके होंगे कि जब हम संस्कृत के कई वाक्य भव या भवः इन दो शब्दों के बीच का अंतर जाने बिना बोला या लिखा करेंगे तो यह स्पष्ट ही है कि इन दो शब्दों के अलग अलग अर्थ होने के कारण हम कई बार अपनी अल्पज्ञता या अनवधानता के कारण अशुद्ध प्रयोग कर रहे होंगे। इस तथ्य को और स्पष्टता से जानने से पहले हम कुछ और वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम आशीर्वाद देने के क्रम में यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव जैसे वाक्यांशों को व्यवहार में पाते हैं। वाक्यांश इसलिए क्योंकि अभी इनमें कर्ता कौन है यह स्पष्टतः नहीं लिखा हुआ। जैसे यशस्वी भव का अर्थ है यश वाला या यशस्वी हो या हो या हो, जिसके लिए यहाँ साधारण रूप से संस्कृत शब्द जो दिख रहा है वह है भव, तो इसका कर्ता या कर्तृपद होगा त्वम, जिसका अर्थ है तुम। तो अब यशस्वी भव का अर्थ आप पूरी तरह से स्वयं समझ चुके होंगे। जी हाँ, तुम यशस्वी हो। ऐसे ही सौभाग्यवती भव का अर्थ होगा तुम सौभाग्य वाली या सौभाग्यवती हो। और फिर ऐसे ही विजयी भव अर्थात तुम विजयी हो। तो अब जब हम यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव के स्थान पर यशस्वी भवः, सौभाग्यवती भवः, विजयी भवः ऐसे प्रयोग करने लग जाएं या कहीं लिखा पाएं तो आप प्रश्न करेंगे ना कि यह अशुद्ध लिखा हुआ है। भवः का अर्थ होता है संसार या शिव, जबकि भव का अर्थ होता है हो या हो। समग्रता से कहें तो अब आप समझ चुके होंगे कि यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव जैसे प्रयोगों में हमें भव का प्रयोग अधिक ध्यान के साथ करना होता है, ताकि भाषागत मर्यादा बनी रहे और उससे भी कहीं अधिक जो हम कहना चाह रहे हैं वह सर्वथा शुद्ध और तर्कसंगत भी हो। अस्तु, संस्कृत पाठशाला दर्शक वृंद संस्कृतानुरागी भव इत्येवं कामयमानः सम्प्रति अनुमतिः देया पुनरागमनाय। पुनरपि अस्तु तावत्। नमः। प्रयत्नेन मुक्तिं श्रिताः भारतीयाः, प्रयत्नेन रिद्धिं गता भारतीयाः, प्रयत्नेन विश्वप्रियाः भारतीयाः, प्रयत्नो विधेयः, प्रयत्नो विधेयः, अर्थात प्रयत्न से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इसी सत्परामर्श एवं विभिन्न प्रभागीय प्रस्तुतियों के बाद सुप्रभातम कार्यक्रम में आज यहीं लेते हैं विराम। कल पुनः होंगे आप सबके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। भवेत् तावत् शुभम मंगलम च।